अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूँ महानूर मेराज। मैं हूँ हुमा दुरानी और मैं हूँ एहतसास नकीब। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। ऐ रब, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया। बोले, हुकूमत गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रही है। पूछना चाहता हूँ, हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? वज़रा को चैलेंज है, आए और गद्दारों को गिरफ्तार कराएं। सर्दियों में गंदुम होगी ना गैस मिलेगी। मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं, ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहां से मिलता है, ताकि मैं भी अप्लाई करूं। वज़ीर आज़म रहने के बाद मैं भी अप्लाई करना चाहता हूं। शाहदरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया है। अब 100 नफी करे, उसके वज़रा 100 कहानियां बनाए, इस सब के पीछे इमरान खान है। हम इसको चैलेंज करते हैं। हमारा तो खुला चैलेंज है कि सारे वफाकी वज़रा इमरान खान समेत शामिल हो इस पर्चे के अंदर, मुद्दई बने, गिरफ्तार करें तमाम मुल्ज़िमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, नवाज शरीफ ने मुल्की मसाइल पर तकरीर की थी। तकरीर करने पर वज़ीर आज़म ने बगावत का मुकदमा बना दिया। कोई भी इस मुकदमे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अतातारक बोले, तफ्तीशी का टेलीफोन बंद और मुद्दई गायब है। हम नामजद हैं, कम से कम हमें गिरफ्तार कर लेते। हमें कोई डर और खौफ नहीं है। और हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की, शेख रशीद ने बातें शुरू कर दी, शहबाज गिल साहब रोज करते हैं। इसलिए हम इस SHO साहब को नहीं ब्लेम करने के लिए आए। मेरे पर मुकदमे, तारड़ साहब पर मुकदमे, हम खुद यहाँ आए हैं ये पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं हम, लेकिन या तो आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप मुकदमे कायम करें, और अगर नहीं है तो फिर इस किस्म के ऊंचे हथकंडे ना करें। वाहिद मुकदमा है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फोन बंद है, मौजूद नहीं है। मुद्दई जो है वो पिछले 2 दिनों से घर से गायब है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कैसी हुकूमत है कि महंगाई इन्होंने नहीं की, बेरोजगारी इन्होंने नहीं की, FIR ये नहीं कटा रहे। तो मैं पूछना ये चाहता हूं, आप कर क्या रहे हैं? वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है, नवाज शरीफ के खिलाफ FIR से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। एहतजाजी सियासत करने वालों के पीछे जाती मफाद है। मजीद बोले, ऑपोजिशन अपनी करप्शन और लूट मार से तवज्जो हटाना चाहती है। जजीरों के मामले को सियासी बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत खुद कोई काम करती है न करने देती है। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो जो है तो अपनी लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए और उनका ये कोशिश कि किसी न किसी तरह से हुकूमत पे जोर डाला जाए, प्रेशर डाला जाए कि वो उनके साथ मज़ाकरात पे राज़ी हो जाए कि उनके जो करप्शन के केसेस हैं उनमें नरमी की जाए, या उनके पीछे जो पकड़ की जा रही है उसमें जो है तो उनको रिलीफ मिले। लेकिन ये बात तो कोई ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, ये तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लिए है कि वो लोग जिन्होंने कि इस मुल्क के वसाइल को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, आवाम का खून चूसा, ये बुनियादी एहतसाब उनका है। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को सूबे के जज़ायर और साहिलों पर काम की मशरूत इजाजतनामे का हुक्म वापस ले लिया। आपको बताएंगे, सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को सूबे के जज़ायर और साहिलों पर काम की मशरूत इजाजत का हुक्मनामा वापस ले लिया। हुकूमत ने सूबे के जजीरों और साहिलों से मुतल्लक वफाकी हुकूमत के इकदामात पर एहतजाज करते हुए एक मरासला वफाक को अरसाल किया है। मरासले में कहा गया है कि सिंध में मौजूद जज़ायर और समंदरी साहिल सूबाई हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम है। वफाक की जानब से पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी के क़याम और आर्डीनेंस का अजरा गैर कानूनी और तयशुदा शराइत की खिलाफ वर्जी है। खत में कहा गया है कि आर्डीनेंस का अजरा करके सिंध के जज़ायर की मलकियत तब्दील करने की कोशिश की गई है। सिंध हुकूमत ने बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत को आइलैंड की तरक्की की मशरूत इजाजत दी थी, ताहम अब पहले से
की गई खतो किताबत और तौसीक पर अमल नहीं करेंगे और वफाकी हुकूमत से जज़ायर पर काम की मशरूत इजाजत का हुक्मनामा वापस ले रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कहा है कि तयशुदा अमूर की खिलाफ वर्जी करके वफाकी हुकूमत गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम कर रही है। वफाक ने आइन से इनहराफ करके ऑर्डिनेंस का अजरा किया। वफाकी हुकूमत अब सिंध के जज़ायर में नए शहर बसाने के मंसूबों पर काम नहीं कर सकेगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस के फैसलों के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर बजरिया वीडियो लिंक अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस से मुतालिक अदालती फैसलों के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत हुई। दौरान समाअत वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के अफसरान, फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अब्रो और काउंसलर अताशी राव अब्दुल हन्नान का बयान बतौर शहादत कलमबंद किया। समाअत से कबल पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अब्रो और काउंसलर अताशी राव अब्दुल हन्नान के अलग अलग तहरीरी बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए थे। फजलुर रहमान की मरियम नवाज से जाती उमरा में आज मुलाकात शेड्यूल है। नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम का वफ्द भी शिरकत करेगा। पीडीएम के मुस्तकबिल के लाएअमल पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पीटीएम के सरबराह के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से ये पहली मुलाकात है, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पीडीएम के मुस्तकबिल के लाएअमल पर बात होगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल होगा। पीडीएम के जलसों और दीगर सरगर्मियों पर मुशावरत होगी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और उनके वफ्द को मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इशाइया भी दिया जाएगा। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी केस में सजा याफ्ता मुजरिमों ने मातहत अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। सजा के खिलाफ अपील दायर करने वाले मुजरिमान में जुबैर चरिया, रहमान भोला, अली मोहम्मद, फजल मोहम्मद, शाहरुख और अरशद मोहम्मद शामिल हैं। 3 फैक्ट्री मुलाजिमीन की जानिब से शौकत हयात और फारूक हयात एडवोकेट ने अपील दायर की है। फैक्ट्री मुलाजिमीन के वकील ने कहा, मेरे मौकिलों को पुलिस ने बेगुनाह करार दिया था। फजल मोहम्मद, अली मोहम्मद चौकीदार थे। इनके खिलाफ दौरान समाअत कोई शवाहिद पेश नहीं किया गया। मातहत अदालत ने हकायक को नजरअंदाज किया। फैसले में कानूनी हुक्म है। अपील में इस्तदआ की गई है कि मातहत अदालत की सजा को मुअत्तल किया जाए। एडमिरल अमजद खान नयाजी ने पाक बहरिया के 22वें सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने रिवायती स्क्रोल पेश करके पाक बहरिया की कमांड स्पुर्द की। बोले, 3 साल के दौरान खिते में बहुत से चैलेंजेस देखे, हमें सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। चेंज ऑफ कमांड की पुरवकार तकरीब पीएनएस जफर इस्लामाबाद में हुई। अमजद खान न्यासी की तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया गया। अमजद न्यासी ने 1985 में पाक बहरिया के ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। अमजद खान न्यासी को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री सितारे बसालत से नवाजा जा चुका है। इससे कबल बिगलर्स ने तहनीती धुन बचाकर नेवल चीफ की आमद का ऐलान किया। सुबकदोश होने वाले और नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर पाक बहरिया के बैंड ने मसूर कुन धुन फजा में बिखेरी। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि अमजद खान न्यासी को तैनाती पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 3 साल के दौरान खत्ते में बहुत से चैलेंजेस देखे, हमें सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। पीएनएस ऐबत 2020 के आखिर में बहरिया का हिस्सा होगा। पाक बहरिया को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना था कि 4 चीनी फ्रैगेट आइंदा 2 साल में पाक बहरिया का हिस्सा होंगे। पीएनएस यरमोक पाक बहरिया का हिस्सा बन चुकी। पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियत पर खुसूसी तवज्जो दी। ट्रेनिंग सेंटर को कराची से गवादर मुंतकिल कर दिया गया। गवादर में नेवल बेस कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया ने 2018 में मुख्तलिफ पेशा वराना मशकों में हिस्सा लिया। अप्रैल 2018 के दौरान दौरा चीन में हुक्काम से मुलाकातें की। पाक बहरिया ने रिसर्च के शोबे में भी अहम इकदाम किए। चीन के ताउन से इकनॉमिक जोन से मुतालिक इकदाम किए जा रहे हैं। पाक बहरिया की तालीमी इदारों में इस्लामी तालीमात को लाजमी करार दिया। मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। शहर कायद में पुलिस की जाली वर्दी के इस्तेमाल का एक और वाकया सामने आ गया। बल्दिया के इलाके से जाली एएसआई को धर लिया गया। बल्दिया मदीना कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इलाके में पुलिस वर्दी में घूम रहा था। मुलजिम को स्नैप चेकिंग के दौरान रोका तो कब्जे से जाली पुलिस कार्ड भी बरामद हुए। जाली पुलिस एहलकार का कहना है कि शौकिया पुलिस की वर्दी सिलवाई थी, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।
खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ तनाज़ात में गोलियां चलने से 5 अफराद कत्ल जबकि 3 जख्मी हो गए। मकतूलीन में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। हरीपुर में जायदाद का तनाजा 3 अफराद की जान ले गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के करीब जमीन के झगड़े पर 2 ग्रुप आमने सामने आए, मामला बढ़ा और गोलियां चल गई। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 का अमला मौके पर पहुंच गया। मकतूलीन की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर सवाबी में भी 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े। वाकया नवाही इलाका शिवा थाना पर मोली हदूद में पेश आया। बंदूकों के दहानों ने आग उगली और 2 अफराद से जीने का हक छीन लिया। एक शख्स जख्मी भी हुआ। मरने वाले की शनाख्त तारिक और सत्तर के नाम से हुई, जबकि जख्मी होने वाला मकतूल सत्तर का बेटा है। दोनों लाशों को जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कराची में एक तरफ सीवरेज के मसाइल से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ कचरे के अंबार ने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। अशरफ, क्या वजह है, कराची में कचरा खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? जी देखें, इस वक्त मैं एयरपोर्ट से मुतसिल सड़क मलीर हाल्ट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कचरे के अंबार जमा हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ के मकीनों को तकलीफ है बल्कि यहाँ से जो गुजरने वाली गाड़ियों में सफ़र करने वाले लोग हैं उनको भी शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन सिराज अगर दिखाए तो ये मेन रोड के साथ फुटपाथ पर कचरा कुंडी बना दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको शदीद तकलीफ का सामना होता है। हर वक्त बदबू ताफन फैलता रहता है और गाड़ियों में जो सफ़र करते हैं लोग उनको तो शदीद परेशानी होती है। ये एयरपोर्ट के साथ वाला रोड है, बिल्कुल चंद मिनटों के फासले पर एयरपोर्ट मौजूद है। एयरपोर्ट जो है की तरफ लोग जाते हैं तो जो भी एयरपोर्ट से निकलता है तो उसको पहले ही इस कचरे का सामना करना पड़ता है। तो दीगर इलाकों की भी ऐसी ही सूरत हाल है। शहर कायद की हर गली हर सड़क कचरे से भरी हुई नज़र आती है। जो इंतज़ामिया की जानिब से कचरे को डंप करने की कोशिशें थी वो नाकाम और धरी की धरी नज़र आ रही हैं। इलाका मकीनों ने और शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इंतज़ामी तौर पर जो है फौरी तौर पर इस कचरे को हटाए ताकि जो उनकी तकलीफ़ें हैं और मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद एजाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पे पुल पर जो है खौफनाक हादसा पेश आया, जिससे जो है तेज रफ्तार में डंपर बेकाबू होकर जो है 3 से 4 गाड़ियों को उसमें चढ़ गया, जिसके बाद जो है हादसे में मौके में 4 से 5 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और मुश्किल अवाम में जो है डंपर ड्राइवर को कत्ल का तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। इसके अलावा जख्मियों की हालत जो है खतरे से बाहर है। पुलिस का ये भी कहना है कि मुतासरा गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त जो है ट्रैफिक का ये हाल है कि ट्रैफिक जो है उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, तो गाड़ियों को साइड लगा के जो डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा भी कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर में महंगाई का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। अशियाए खुरीनोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान। हाँ जी बिल्कुल, देखें मुल्क में महंगाई की लहर में बदस्तूर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सब्जी की कीमतें या तो दीगर अशियाए खुर्दनोश की चीजें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। आटे की जो कीमत है वो 20 किलो के थैले में तकरीबन 200 से 250 रुपए तक जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह जो दालों की कीमतें हैं उसमें भी तकरीबन हर दाल पर 20 से 30 रुपए जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह अगर चीनी की बात करें तो चीनी जो है उसने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। कोई दुकानदार 100 रुपए किलो फरोख्त कर रहा है तो कोई 110 रुपए में किलो चीनी जो है वो फरोख्त कर रहा है। मुंह मांगे दाम जो है वो शहरियों से वसूल किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका महंगाई के हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, किन किन चीजों में इजाफा और क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? दालों में इजाफा हो गया, चीनी में इजाफा हो गया। चीनी पहले 62 रुपए किलो थी, अभी 100 रुपए किलो 110 रुपए किलो बिक रही है। और भी तो दालें जो है वो भी महंगी हो गई है, चावल भी महंगे हो गए हैं और घी भी आसमान से बातें कर रही है। तो बस गरीब तो तबाह हो गया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, हुकूमत से काफ़ी नाला दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसको रोकने के लिए ठोस इकदाम करे ताकि जो गरीब आवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिल सके।
جی بہت شکریہ عدنان شاہد. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں مشیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. یوٹیلیٹی سٹورز پر 5 اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے. سوئی ناردرن گیس کو 59 ارب روپے ریکور کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کامران چودھری سے. جی کامران. جی بالکل اعتراض مشیر خزانہ عبدالعزیز شیخ کی جانب سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس سب سے کچھ دیر قبل ختم ہوا ہے اور اہم فیصلے کیے گئے ہیں. 3,20,000 ٹن گندم کی برآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یوٹیلیٹی اسٹور سے صارفین کو جو ہے وہ 5 اشیاء روز کی قیمتوں میں اضافے کی وزارت صنعت و پیداوار کی تقریب کی بحال کے لیے مسترد کر دی گئی ہے. وزارت صنعت و پیداوار کو پوری واپس کر دی گئی ہے. اس کا مزید فیصلہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے لیے موخر بھی کر دیا گیا ہے. ساتھ میں درآمدی گندم میں طے کرنے کے لیے 3 کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناردرن گیس کے جو صارفین ہیں ان سے 59 ارب روپے ریکور کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. ناردرن گیس کمپنی کو اس کا ڈائریکٹلی جو حکم ہے وہ صارفین پر کرے گا. جی بہت شکریہ کامران چودھری. اسلام آباد میں چہلموئی شہدائے کربلا پر G62 امام بارگاہ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہے. عزاداروں کی بڑی تعداد پرسداری میں مصروف ہے. مزید جانیں گے علمدار بلوچ سے. جی علمدار. جی بالکل. اسلام آباد میں شہدائے کربلا کے چیلم کا جو مرکزی جلوس ہے وہ اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے. عزاداروں کی ایک بڑی تعداد اس وقت جلوس میں شریک ہے. عزاداروں میں بچے بھی شامل ہیں, بزرگ بھی شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں. عزادار اس وقت جو ہے وہ ماتمداری اور نواخوانی کر کے جو ہے شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. عزاداروں سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو عزاداروں کا یہی کہنا ہے کہ آج کے دن ہم شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں. اور جو کربلا کا درس ہے وہ ہمیں کربلا سے جو ہے شجاعت کا درس ملا ہے, انسانیت کا درس ملا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ درس ملا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے اور حق پر جو ہے وہ ڈٹ جانا ہے. اس وقت جلوس جو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے. اور جلوس کی اگر ہم راستوں کی بات کریں تو جلوس کے راستوں میں جو ہے وہ سبیل علی اصغر اور سبیل حسینی کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے, لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے یہاں پر. اور جلوس جو ہے یہ مختلف راستوں سے ہوتا ہے, اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہے. G61 اسٹاپ جب پہنچے گا وہاں پر بھی ایک بڑے لنگر کا اہتمام کیا گیا عزاداروں کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے جلوس آگے جو ہے وہ رواں دواں ہوگا. تو اس وقت جلوس جو ہے وہ جو مرکزی جلوس ہے چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا اسلام آباد کا, وہ اس وقت مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے اور عزاداروں کی ایک بڑی تعداد اس میں شریک ہے. جی صحیح, بہت شکریہ علمدار بلوچ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. لاہور میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں مجالس اعزاء منعقد کی جا رہی ہیں اور جلوس بھی برآمد کیے جا رہے ہیں. مزید جانیں گے اجلال حیدر سے. جی اجلال. جی چہلم میں امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا کی یاد میں نکالے جانے والے جلوس اس وقت شہر میں مختلف علاقوں سے برآمد کیے جا رہے ہیں, اور اس وقت میں مزنگ کے علاقے میں موجود ہوں. قدیمی جلوس جو کہ مزنگ میں امام بارگاہ عنایت علی شاہ سے ہر سال برآمد کیا جاتا ہے, اور امام بارگاہ عنایت علی شاہ سے تقریباً صبح 10 بجے برآمد ہونے والا جلوس اس وقت اپنے مقرر کردہ راستوں پر گامزن ہے, اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا تقریباً رات 11 بجے دوبارہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ عنایت علی شاہ پر کوٹ عبداللہ پر آ کر اختتام پذیر ہوگا. اور اس وقت جو جگہ جگہ راستوں میں سبیل امام حسین علیہ السلام لگائی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ جو لنگر و نیاز کا بھی خاصا اہتمام کیا گیا ہے. عزاداران امام حسین علیہ السلام ایک بڑی تعداد میں جلوس میں شریک ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ خواتین عزاداران کی بھی ایک بڑی تعداد اس وقت جلوس میں موجود ہے. اس کے علاوہ داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اور اینٹی رائٹ فورس کی اضافی نفری کو بھی تعینات کیا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کو بھی بہتر بنایا جا سکے. جی بہت شکریہ اجلال حیدر. نواز رسول امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی قبر امام حسین علیہ السلام کی پیادہ زیارت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ایک قدم کے بدلے میں 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا, اور اس کے 1000 گناہ معاف ہوں گے اور اس کے 1000 درجات بلند کیے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے پیدل جانے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. امام مظلوم نے خود ان کے لیے اشعار کہے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میری زیارت کے لیے آؤ, میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میں روز قیامت شفاعت کرنے والا ہوں, آپ لوگوں کے نام لکھتا ہوں. خوش آمدید اے میرے زائرین, خوش آمدید. حضرت ابو الفضل العباس کے بازو کرامت اور علم کی قسم,
आए वो जो मेरी तरफ आते हैं, मैं और अब्बास आपके साथ हैं। आए वो जो अपनी जानों को हथेली पर रख कर आते हो, मुझ पर वाजिब है कि मैं आपसे वफा करूं, ए मेरे वफादारों। आपकी आजादारी मुझे सुकून देती है, आप लोगों के आंसू मुझे सैराब करते हैं। मैं और मेरे जिस्म में जो जख्म हैं, आपको अजर दें। खुशामदीद ए मेरे ज़ायरीन, खुशामदीद। खुशामदीद के अपने वादों को नहीं भूले और मेरी कब्र पर हाजिरी दी। शुक्रिया कि आपके लिए गर्मी मुहिम है न सर्दी। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के आंसुओं और हजरत अली अकबर की जुदाई की कसम, क़यामत के रोज आप लोगों के साथ रहूंगा और साथ नहीं छोड़ूंगा। दीदार के वक्त आपके पास आएंगे, दूर नहीं होंगे और साथ नहीं छोड़ेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की कसम, आपके पीछे खड़े हैं। हैदर करार की कसम, आपके पीछे हैं। खुशामदी आए वो जिन्होंने हाथ में अलम उठाए, मेरी जियारत की नियत किए हुए हो। क्या जानते हो कि आपका अलम उठाना मुझे किस ख्याल में डालता है? इस कटे हुए बाजुओं की तरफ कि मुझे आवाज दी, मौला मेरी खबर लीजिए। और इस आवाज को सुनते हुए सबके सामने कहा कि मेरा अब कोई भाई नहीं रहा, और सबके सामने गम में डूब गया। जुदाई ने मेरी कमर तोड़ दी, तेरी शहादत के बाद मेरा सब्र जवाब दे गया। उस अलम की आपको सिफारिश करता हूँ। खुशामदीद ए मेरे ज़ायरीन, खुशामदीद। आए वो लोग जो आंखों के आंसुओं के साथ मेरी ज़ियारत के लिए आ रहे हो। आप लोगों की हाजात को जानता हूँ, बताने की जरूरत नहीं। नन्हे दूध पीते अली असगर के गले की कसम, आपकी हाजात को पूरा करूंगा। ऐ मेरे ज़ायरीन, मैंने वादा किया है कि आपको हर बीमारी से शिफा दूंगा। ज़ैनब का भाई आपकी खातिर खुश हो गया। खुशामदी गैरतमंद मर्द आप पर दरूदो सलाम कहता है। खुशामदीद ए मेरे ज़ायरीन, खुशामदीद। मेरी बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब आपको मेरी ज़ियारत करते हुए देखती है तो कहती है, काश अगर आप करबला में होते तो मुझे कोई असीर ना करता, मुझे कोई ना लूटता, मुझे कोई ताजियाने ना मारता। मुझे आवाज देती रही कि मैं कैद हो गई, मेरा कोई नहीं रहा। आपको इस मुसीबत पर रुलाता हूँ। खुशामदी ए मेरे ज़ायरीन, खुशामदी। सच न्यूज से फिलवक्त इतना ही। हाजिर होता है कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।